इंडिया का मूवमेंट क्या आ चुका है? एक तरह से भारत का मोमेंट है, मतलब पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ बढ़ना है। कोई देश ऐसे लीडिंग पावर नहीं बन सकता जिसमें 30% लोग गरीब हैं। एक एम्बेसडर की लाइफ कैसी होती है सर? जैसे हम कलेक्टर्स की लाइफ तो यहाँ पर रील्स में देख लेते हैं। इम्प्रेशन ये है भाई बंदा बड़े बड़े घरों में रहता है, मर्सिडीज गाड़ी में बैठता है, वाइन पीता है, शाम को यहाँ वहाँ मीटिंग में जाता है, ग्लैमरस लोगों से मिलता है, यही करता है। शाहरुख खान से मुलाकात हो गई, ये ठीक है। अच्छा, क्या बात हुई फिर आपकी शाहरुख खान से? उस वक्त वो कुछ भी नहीं थे वैसे। अच्छा, यश चोपड़ा का फिल्म था और उस वक्त सनी देओल बड़े स्टार थे, ये कुछ भी नहीं थे। ये मतलब फर्नीचर अरेंज कर रहे थे शाहरुख खान हमारे लिए। आपके टाइम पर आए थे नरेंद्र मोदी? कम से कम 10 बार तो मिल चुका हूँ मैं उनसे। एक चीज़ मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, वो सुनते हैं। जब हरदीप सिंह निज्जर की बात आई तो भारत ने बहुत कड़ा रुख अपनाया, हमारी भाषा कठोर हुई, हमने एक्शन भी कठोर लिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका की बात आई, हम थोड़ा सा उसमें माइल्ड हुए, हमारी भाषा में उतनी तल्खी नहीं बची थी और हम थोड़ा सा उसमें बहुत गलेबल पोजीशन में रहे। मैं समझता हूँ वो गलत है कि कहना कि भाई हमारा पोजीशन बिल्कुल अलग रहा है। कनाडा के साथ मैं समझता हूँ कि कनाडा को चुपचाप हमारे साथ बात करना चाहिए था, एक तो बिफोर गोइंग आउट इन पब्लिक। यस, इन डिप्लोमेसी में आप बिहाइंड द सीन कंसल्टेशंस को आप नज़रअंदाज मत करिए। Écoutez, moi je pense que London Top c'est un canal de télévision qui est absolument merveilleux, discute un livre chaque semaine et ça c'est quand même formidable. Merci beaucoup. जो लोग किस्मत में मानते हैं वो ये कहते हैं कि कभी भी कुछ भी तय नहीं होता। जैसे एक हफ्ते पहले जब मैं खाना खा रहा था तो रोटी का कौर तोड़ते हुए मुझे 6ठी क्लास का एक निबंध याद आया, या शायद 8वीं का रहा होगा। उसमें मैंने लिखा था कि अगर 19वीं सदी यूरोप की थी, 20वीं अमेरिका की है तो 21वीं भारत की होगी। ये एक उम्मीद थी जो स्कूल के वक्त में हमें बताई गई और वो बात मेरे साथ बहुत देर तक रही। कुछ किताबें तलाशी तो एक किताब मिली जिसका टाइटल था इंडियाज़ मूवमेंट, कि कैसे भारत पावर इक्वेशंस को चेंज कर रहा है। बचपन की याद जवानी तक भी साथ लेके आनी चाहिए। उसके बाद उस किताब को पढ़ा गया और फिर लगा कि ये बातचीत जो निजी है उसे सार्वजनिक करने का वक्त आ गया है। तो हमने किताब वाला में इस किताब के लेखक को आमंत्रित किया है। नमस्ते, दीपक नाम है मेरा। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का वीकली बुक शो जिसका नाम है किताब वाला, जिसमें हम एक ऑथर को इन्वाइट करते हैं, उनकी किताब पर बात करते हैं और आपके हिस्से के मेरे हिस्से के हम सबके मन में जो जेन्युइन सवाल आते हैं जेनरिक से, उनको हम पूछते हैं। आज की किताब हार्पर कॉलेज से छपी है। इसका टाइटल है इंडियाज़ मूवमेंट, चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड। इसे लिखने वाले हैं लेखक मोहन कुमार, जो IFS ऑफिसर रह चुके हैं। इसके अलावा वो फ्रांस में एम्बेसडर रह चुके हैं। 36 बरस का उनका विशद अनुभव रहा है प्रशासनिक स्तर पर और इस वक्त वो OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट के डीन हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका, और बहुत खुशी है ये किताब वाला और लल्लन टॉप के द्वारा ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप, उसमें शामिल होने बहुत ही अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ। थैंक यू। प्लेजर इज़ ऑल माइन सर। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से, कि आपने इसकी किताब का टाइटल है इंडियाज़ मूवमेंट। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि भारत का ये मूवमेंट आ गया है या आने वाला है, इन दोनों के बीच में हम जब कहते हैं कि हमें विश्वगुरु बनना है, हम जब ये कहते हैं कि हमें बेहतर तरीके से और ताकतवर बनना है, पूरे वर्ल्ड को लीड करना है, ग्लोबल साउथ के लीडर बनने की बात होती है, तो इंडिया का मूवमेंट क्या आ चुका है? आपको अगर फ्रैंकली बताएं तो इंडिया का मूवमेंट मेरे ख्याल में तभी आएगा 2047 में, जब विकसित भारत होगा, जहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा नहीं होंगे और जब इंडिया एक लीडिंग पावर बनेगा। अभी तो बैलेंसिंग पावर है, तब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अपना टाइम आ गया है, इंडिया का टाइम आ गया है। तो मैं समझता हूँ ये जो मोमेंट है, ये एक सेट ऑफ कंडीशंस है जो भारत के लिए अवेलेबल है, जिसको आप अगर ठीक से एक्सप्लॉइट करें, इस्तेमाल करें, तो आपका जो आगे का रास्ता है विकसित भारत पहुंचने का,
वो आसान बन सकता है। इसके दृष्टिकोण में मैंने इंडियाज़ मोमेंट कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए हैं और हम मतलब विकसित बन चुके हैं, लीडिंग पावर बन चुके हैं, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन आप अगर अपना जो ट्रैजेक्टरी देखेंगे, मतलब स्वतंत्रता से, इंडिपेंडेंस से काफ़ी हमने डिस्टेंस ट्रैवर्स किया है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत आज, जैसे आपने G20 में देखा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन G20 में अगर आपने देखा तो भारत एक तरह से पुल बना है, ब्रिज बना है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, G7 और रशिया चीन के बीच में। तो इसका मतलब है भारत को काफ़ी स्ट्रेटेजिक स्पेस, कहते हैं हम फॉरेन रिलेशंस में, काफ़ी स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गया है और इसको हम इस्तेमाल करना शुरू किया है हमने अभी। तो एक तरह से आप अगर फ्रैंकली देखेंगे तो अभी मतलब जर्नी शुरू हुई है। अच्छा सर, जब भी परिवर्तन की बात होती है तो परिवर्तन की जो परिभाषा है उसका बुनियादी नियम ये है कि पहले कुछ था, एक प्रोसेस के तहत कुछ चेंज हुआ और फिर अब ये बना। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ भारत के अतीत में लौटना चाहता हूँ। कब आपको लगता है, या कौन से ऐसे स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में हमारे दर्शक जो कैमरे के उस पार हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो इस किताब को पढ़ते हुए या उससे उतर अपनी रिसर्च कर सकें, उसके बारे में जान सकें, जब भारत का मूवमेंट नहीं था या भारत के पास उतनी डिप्लोमेटिक पावर नहीं थी कि वो अपनी बात मनवा सके? कब हमारा सेकेंड हैंड था या हमारा अपर हैंड नहीं था? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि 1962 अगर आप देखेंगे, चीन के साथ लड़ाई हुई, हम वो हारे, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम वाकई एक मतलब कमज़ोर देश थे उस वक्त, उसमें कोई शक नहीं है। इंडिपेंडेंस हुई थी और 15 साल ही हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद, तो इकोनॉमिकली वीक थे, मिलिटरीली वीक थे, जैसे चीन ने डेमोन्स्ट्रेट किया, और पॉलिटिकली हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका को चिट्ठी लिखा, अब तो वो ओपन भी हो गया है, 2 चिट्ठी लिखी उन्होंने कि भाई आप हमारे मदद पे आ जाएं, नहीं तो हम चीन के साथ हार जाएंगे। तो ये सब रहा। 1971 मैं समझता हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है इंडिया के लिए। बांग्लादेश का जो मतलब देशी मतलब पैदा हुआ और उसमें हम काफ़ी मतलब सक्सेसफुल रहे। सोवियत यूनियन के साथ जो हमारा रिश्ता था वो मजबूत हुआ, एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का वो उसका भी तय हुआ। तो 1971 में, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, वी पंच्ड अबव आवर वेट। गरीब देश थे, फिर भी हम बांग्लादेश को मतलब सपोर्ट कर रहे किया बिल्कुल हमने, बिल्कुल बांग्लादेश के ओरिजिन में हम सक्सेसफुल रहे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 1971 मैं समझता हूँ एक तरह से वाटरशेड मोमेंट है, एक वाटरशेड मोमेंट पॉलिटिकली है। 1991 में देश बिल्कुल ब्रोक था, जैसे कहते हैं दिवाला निकल गया था, हमारे पास कुछ था नहीं, सोना गिरवी रखना पड़ा। तो वो एक दूसरा मोमेंट है। 1971 अगर पॉलिटिकल मोमेंट है, 1991 का जो रिफॉर्म्स हमने किया उसके बाद वो इकोनॉमिक मोमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोमेंट और मिलिट्री मोमेंट को तो खैर आप कह सकते हैं कि कारगिल भी हुआ, उसके बाद बाकी जो हादसे हुए, तो मिलिटरीली भी बिकेम पावरफुल। तो इसको दीपक कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर। आज की तारीख में हमारे पास पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है। इसका मतलब है कॉम्प्रहेंसिव मिलिट्री पावर एक तरह से है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल टॉप पे है, लेकिन है और एक साथ है। मैं समझता हूँ स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार हम तीनों कैटेगरीज में हमारे पास पावर है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए इसका जो रिलेशनशिप आपको देखना पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी तो बहुत मुश्किल, बहुत मतलब महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि आप मतलब अपने देश इंटरनली ऑपरेट नहीं करते हैं ना, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर आप देखेंगे, चीन के साथ प्रॉब्लम्स हैं अभी, और एक तरह से ऑटोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी का डिबेट भी चल रहा है। भारत एक तरह से मैं समझता हूँ जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट में है। अमेरिका उसको कोट कर रहा है भारत को, यूरोप भारत को कोट कर रहा है, पूरी दुनिया मतलब भारत को कह रहा है कि भाई आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। वो तो इसलिए चाहते हैं कि चीन के खिलाफ हमें मतलब थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो एक पावर तैयार कर सकें। वो भी है, लेकिन
अपने आप भी देखेंगे तो भारत का काफ़ी ट्रेजेक्टरी इम्पोर्टेंट रहा है। हमारा मार्केट मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है आज। तो नेचुरली वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उसका इंटरेस्ट भारत में बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ 1962 को देख लीजिए, 1971 को देख लीजिए, 1991 को देख लीजिए, उसके बाद कारगिल एट्सेट्रा देख लीजिए। तो आज और अभी तो सरकार मजबूत भी है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि भाई टेररिज्म के मामले में भारत सरकार ने जो पोजीशन लिया है वो भी एक तरह से डिटरेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। डिटरेंस माने? डिटरेंस का मतलब है कि कोई हमारे साथ मतलब टेररिस्ट इंसिडेंट करने के पहले सोचेगा कि भाई क्या कुछ रिटेलिएशन होगा। अच्छा, वो मैकियावेली वाली बात की, पीपल शुड लव यू और दे शुड फियर फ्रॉम यू। एब्सोल्युटली, तो डरें आपसे प्यार करें। एब्सोल्युटली। सो रिस्पेक्ट। और मैं तो समझता हूँ वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई आपसे प्यार करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, रिस्पेक्ट और उससे होगा ट्रस्ट। मॉर्गन्थो का रियलिज्म। हाँ, फियर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो पड़ोसे वाले देश को ना पहले तो रिस्पेक्ट होना चाहिए इंडिया को, दूसरा ट्रस्ट। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन फियर एंड अदर थिंग्स। तो ये मेरे हिसाब से एक तरह से भारत का मोमेंट है, मतलब पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन अभी आगे बहुत कुछ बढ़ना है, क्योंकि मैंने तो अपने किताब में बता दिया कि 50 करोड़ लोग गरीब हैं इंडिया में, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आप अगर देखेंगे, और ये योजना को ही आप गरीब कल्याण योजना कह रहे हैं, उसमें 80 करोड़ हैं लोग। मैं तो 50 करोड़ ही कह रहा हूँ कि गरीब लोग हैं। तो इसको कम से कम 15-20 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई देश ऐसे लीडिंग पावर नहीं बन सकता जिसमें 30% लोग गरीब हों। अच्छा, मैं आपकी इसी बात पर लौटूंगा। आपने अपनी बातचीत में कई बार शब्द इस्तेमाल किया जियोपॉलिटिक्स। तो 9वीं क्लास का हमारा अगर कोई दोस्त ये समझना चाहे मोहन जी कि ये जियोपॉलिटिक्स की जो सर ने बात कही है, मोहन अंकल ने, वो क्या है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? क्या है जियोपॉलिटिक्स? तो जियोपॉलिटिक्स एक तरह से आप देखेंगे जो रिश्ते देशों के बीच में होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरह से जो इंडिया का पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, इंडिया का यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ देख लीजिए, इंडिया का गल्फ देशों के साथ देख लीजिए, या इंडिया का मतलब चीन के साथ देख लीजिए। तो जियोपॉलिटिक्स जो है वो एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस को ही हम जियोपॉलिटिक्स कह सकते हैं। हर चीज़ जियोपॉलिटिक्स ही है, क्योंकि आपके देश के सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो रिश्ते 2 देश के बीच में है, लेकिन वो सिर्फ 2 देशों के बीच में नहीं है। इंडिया, जैसे आप इंडिया और चीन ले लीजिए, भारत और चीन। भारत और चीन का जो रिश्ता है वो चीन और अमेरिका के साथ के रिश्ते पे भी डिपेंड करता है। अगर चीन और अमेरिका के साथ मुद्दे हैं तो भारत के लिए उतना स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि अमेरिका सोचता है अच्छा एशिया में हमें भारत की ज़रूरत है चीन के मतलब काउंटरवेट करने के लिए। इसीलिए ये जो कॉम्प्लिकेटेड वेब मैं मानता हूँ, एक तरह से वेब भी है, हब एंड स्पोक वेब है, उसको हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो 12 साल के बच्चे के लिए मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपकी दिलचस्पी विदेशों में है, बाकी देशों में है, और भारत और उन देशों के बीच के रिश्तों के बारे में है, इकोनॉमिक्स में है, पॉलिटिक्स में है, या सोशल आइडेंटिटी में है, मिलिट्री स्फीयर में है, तो आपको ज़रूर जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट होनी चाहिए। आप इंटरेस्टिंग की बात कर रहे थे, तो मेरे लिए और कैमरे को उस पार के मेरे दोस्तों के लिए भी जानना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एक एम्बेसडर की लाइफ कैसी होती है सर। जैसे हम कलेक्टर्स की लाइफ तो यहाँ पर रील्स में देख लेते हैं, आईपीएस ऑफिसर की लाइफ हमको लगभग रील में या कोई ना कोई बातचीत में दिख जाती है, पर एम्बेसडर चूँकि थोड़ा सा कोविटेड जॉब है, थोड़ा आप लोग बाहर रहते हैं, मतलब सेंट्रल दिल्ली से थोड़ा इधर रहते हैं, तो एक एम्बेसडर की लाइफ कैसी होती है? तो एक तरह से एम्बेसडर के लाइफ के बारे में लोगों के मन में एक इम्प्रेशन है, वो इम्प्रेशन के बारे में बात करूंगा 1 मिनट, और रियलिटी जो हकीकत है वो आपके सामने वो भी पेश करता हूँ। इम्प्रेशन ये है कि भाई बंदा बड़े बड़े घरों में रहता है, मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठता है, वाइन पीता है, शाम को यहाँ वहाँ मीटिंग में जाता है, ग्लैमरस लोगों से मिलता है, यही करता है।
ये बिल्कुल ही गलत है। ये भी हम लोग करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कैन फिल्म फेस्टिवल में मुझे ऐश्वर्या राय से मुलाकात हुई तो मैंने भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मती समझा कि भाई चलो अच्छा इनसे मुलाकात हो गई, शाहरुख खान से मुलाकात हो गई, ये ठीक है। अच्छा, क्या बात हुई फिर आपकी शाहरुख खान से? कुछ नहीं, वो एक आए थे फिल्म शूटिंग जेनीवा में, डर नाम के फिल्म, आपके पैदा होने के समय के पहले मैं भी एक जूनियर डिप्लोमेट था, तो उस वक्त उनसे मुलाकात हुई, जूही चावला से मुलाकात हुई। हमने कहा कि उनको उस वक्त वो कुछ भी नहीं थे वैसे। अच्छा, यश चोपड़ा का फिल्म था और उस वक्त सनी देओल बड़े स्टार थे, ये कुछ भी नहीं थे, ये मतलब फर्नीचर अरेंज कर रहे थे शाहरुख खान हमारे लिए। तो ये भी हमने देखा है। आपके लिए शाहरुख खान ने कुर्सी लगाई है? बिल्कुल, ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने चेयर में कहा बैठिए आप, क्योंकि उस वक्त वो कुछ भी नहीं थे, आज बड़े स्टार हैं। तो ये भी उसके बाद मुलाकात हुई फिर? नहीं, उसके बाद नहीं हुई, लेकिन उसके बाद दूसरों से हुई, ये बात अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबके साथ हलो हो जाता है। रणवीर सिंह से भी हुई, वो पेरिस में वो जो आईफिल टावर है उसमें एक फिल्म था बेफिक्रे, उसमें स्टार करने के लिए आए थे, तो वो भी मुलाकात हो जाती है। ये सब ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल काम होता है एम्बेसडर के लाइफ में, वो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। सुबह 6 बजे उठनी पड़ती है, क्योंकि भारत और जहाँ पे आप हैं इसके बीच में टाइम जोन का डिफरेंस होता है। जैसे मैं पेरिस में था, वहाँ पे 4.5 घंटे का फ़र्क है पेरिस और दिल्ली के बीच में। जब आप उठ जाते हैं तो दिल्ली में 6 बजे 7 बजे उठ जाते हैं, तो दिल्ली में 10 साढ़े 10 बजे हो गया। एक तो एम्बेसडर को मालूम होना चाहिए कि अपने देश में क्या होता है। ये बिल्कुल ही मतलब अनएक्सेप्टेबल है कि आप बाहर जाएं और कोई पत्रकार आपसे पूछ रहा है कि ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, उसके बारे में आप जानते हैं, और एम्बेसडर कहता है मैं चेक करके बताऊंगा। ये तो नामुमकिन है, आप आजकल के ज़माने में आप बता भी नहीं सकते। हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। एब्सोल्युटली। तो पहली चीज़ तो पहला काम जो एम्बेसडर करता है वो अपने देश के बारे में जो भी न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, आजकल लाइन में मिल जाता है, उस वक्त नहीं था, लेकिन आजकल लाइन में ही आपको बिल्कुल 5-6 न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए इंडिया के बारे में। लाइन मतलब? ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन क्योंकि आपके मिलेगा नहीं ना पेरिस में, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। उसके बाद उस देश में जो होता है उसके ऑन टॉप रहना चाहिए। तो फ्रांस के बारे में जो पेपर है, इसीलिए हम एम्फेसाइज करते हैं कि भाई आपको फ्रेंच लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मुझे थी, सबके पास नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज है तो अच्छा है, नहीं तो आप ट्रांसलेशन को आपको करना पड़ेगा। तो एक तो अपने देश के बारे में और जिस देश में आप हैं, उसके बाद एक ब्रेकफास्ट मीटिंग होता है। फ्रांस जैसे इम्पोर्टेंट कंट्री में रोज़ मीटिंग होता है, लेकिन अगर बहरीन जहाँ पे भी मैं एम्बेसडर था, वहाँ तो 3 दिन में एक बार ठीक है। तो फ्रांस में हर रोज़ मीटिंग करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है। उसके बाद आप मतलब कांटेक्ट करेंगे फॉरेन ऑफिस को। जैसे हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय है, उनके यहाँ एक विदेश मंत्रालय है, उनके विदेश मंत्रालय में एक डिवीज़न है जो भारत को मतलब डील करता है। तो उनसे पूछ के भाई क्या मुद्दे हैं, कोई विजिट आ रहा है, कोई मंत्री आ रहा है, कोई मंत्री यहाँ से जा रहा है। विजिट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो 6 महीने के पहले प्रिपरेशन शुरू हो जाता है कि भाई एजेंडा क्या होता है, कौन कौन आएगा, क्या करेंगे। एडवांस टीम आएगी, सिक्योरिटी टीम, वो भी एम्बेसडर के ऊपर ही है, वो जाके हर एक जगह देखना चाहेंगे। तो ये सब होता है। आपके टाइम पर आए थे नरेंद्र मोदी? 3 बार आए थे जी, थोड़ा सा 3 बार आए थे। तो एक तो आए थे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015। अच्छा। वो उनका पहला मतलब आउटिंग था, उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ बुक में भी। हमें मालूम नहीं था कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो उस वक्त तो वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। ये पहली बारी है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। अच्छा। तो कैसे करेंगे ये हर एक प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है, अपना अपना स्टाइल होता है। एक तो मुझे मतलब कम से कम 10 बार तो मिल चुका हूँ मैं उनसे। एक चीज़ मतलब मुझे मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, वो सुनते हैं, बात सुनते हैं। दूसरा, उनका जो अप्रोच है वो बड़ा क्लियर है। जैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज पे नेगोशिएट कर रहे थे, उस वक्त तक इंडिया सब कुछ ब्लॉक कर रहा था, कह रहा था नहीं हम नहीं करेंगे, हम कोयला बर्न करेंगे, आप पैसा दीजिए नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कैन यू बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो है इंडिया में, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम कोयला बंद करें इंडिया में, क्योंकि हमारे जो 50 करोड़ लोग हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र की, जो मतलब गरीब हैं, उनके लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी तो नहीं दे सकते ना, सोलर एनर्जी तो नहीं दे सकते। तो
कुछ हद तक हम कोयला कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर में भी, लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो आइडिया प्रधानमंत्री मोदी ने जो पुट फॉरवर्ड किया, वो मुझे लगा कि वो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन है जिससे हम लोग दुनिया को बता सकें भाई हम प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस आल्सो। सो उस तरह से मतलब प्रधानमंत्री का विजिट। लेकिन आप पूछ रहे हैं एम्बेसडर के लाइफ में और क्या होता है, लंच और डिनर हमेशा फिक्स्ड ही होता है, क्योंकि ये नहीं कि हम लोग खाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको जितने लोगों से आप मिल सकते हैं उतना आपको नॉलेज बढ़ता है। तो मैं तो समझता था कि एक तो फ्रेंच जर्नलिस्ट से मैं ज़रूर मिलता था, क्योंकि सबसे जो मतलब स्मार्टली इन्फॉर्म लोग होते हैं, जैसे आप लोग हैं इंडिया में, उस तरह फ्रांस में भी हैं, उनका भी बड़ा मतलब डायनामिक जर्नलिज्म का एक कोर काडर था, उनसे आप मिलिए। एकेडमिक लोग हैं, थिंक टैंक्स हैं, फिर अपना इंडियन डायस्पोरा, उनके जो मुद्दे हैं, ये तो एम्बेसडर का मतलब ड्यूटी बनता है, तो कम से कम 2 बार हफ्ते में पौंडीचेरी तमिल्स जो फ्रांस में थे, मैं भी एक तमिल हूँ, लेकिन पौंडीचेरी तमिल्स वो फ्रेंच बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, उनसे मिलना पड़ेगा आपको, भाई कैसे हो, दूसरे किस्म के जो इंडियन कम्युनिटी है। तो इसी में आपका पूरा मतलब दिन चला जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज एम्बेसडर के लिए ये है, जिस डॉसिए फाइल जो होता है उसमें एडवांस कैसे करें, और ये जो फाइल में आप प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये किताब जो है डिप्लोमेसी के बारे में है। मेरे हिसाब से डिप्लोमेसी और कुछ नहीं है, नेगोशिएशन है। मैं इसी पर आ रहा हूँ जरा। हम बहुत अखबारों में पढ़ते हैं या कभी सुनने में आ जाता है कि इंडिया ने अच्छा नेगोशिएशन किया या फलाने देश ने बड़ा अच्छा नेगोशिएट किया। आप जब फ्रांस के एम्बेसडर थे, नरेंद्र मोदी ने 3 बार वहाँ विजिट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 वहाँ विजिट रही। तो हम ये समझना चाहते हैं कि बंद कमरों में, क्योंकि आप भी इंसान हम भी इंसान, तो आप ऐसा क्या स्मार्ट प्ले करते हैं भाषा में, कॉमा में, फुल स्टॉप में, मतलब नेगोशिएशन कैसे होता है, कैसे एक सामने वाली पार्टी को आप एक इस सेम कॉम्पैक्ट पर लेकर आते हैं। जैसे अमूमन नेगोशिएशन को जैसे हम लोग भी करते हैं, पर वो बहुत छोटे लेवल की बार्गेनिंग है कि नहीं 50 का नहीं 100 का। हम सब बचपन से, हमारे जो दर्शक हैं यहाँ आप लोग भी, हम सब बचपन से नेगोशिएट करते रहे हैं। तो आपका नेगोशिएशन कैसे रहता है एज एन एम्बेसडर? तो नेगोशिएशन 3 किस्म का होता है। एक तो डिप्लोमैट्स के लेवल पे भाषा, वी आर ऑल जैसे कहते हैं अंग्रेजी में वर्ड स्मिथ्स हैं डिप्लोमैट्स। आपको कुछ भी मुद्दा दे दीजिए, मैं उस पे आपको एक सेंटेंस दूंगा और जिसमें आप भी मतलब उससे संतुष्ट रहेंगे, मैं भी संतुष्ट रहूँगा, हालांकि हमारे पोजीशंस बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये जो है डिप्लोमैट्स का छोटा सा एग्जांपल डिप्लोमैट्स के स्किल होता है। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, और पेटेंट्स जो है ना, जो मेडिसिन पे होता है, और उस पे इंडिया का पोजीशन ये है कि भाई हम पेटेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम ड्रग्स कॉपी करना चाहते हैं, लुधियाना में हमारा है, और हम लोग ड्रग्स चीपली बेचेंगे ताकि लोग खरीद सकते हैं। अमेरिका का ये है कि नहीं, बिल्कुल पेटेंट्स होना चाहिए, ड्रग कंपनी को पैसा मिलना चाहिए, हम ड्रग यूजर्स के बारे में ज़्यादा नहीं। तो हमने कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स शुड प्रमोट पब्लिक हेल्थ। नाउ द वर्ड शुड, you can have can, you can have shall, you can have should। अगर आपने shall डाल दिया तो मेरी तो बर्बाद हो जाएगी फिर इंडिया का पोजीशन। That's what America wanted. They said intellectual property rights shall, then intellectual property rights is the most important। should का जो है मतलब है अंग्रेजी में, should का there is no compulsion, there is a voluntary behavior aspect। could, would, should ठीक है, shall, must नहीं, डरने वाली बात है, क्योंकि फिर वो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है। तो इस तरह के जो गेम्स हैं, एक तरह से डिप्लोमेटिक गेम ही कहूँगा उसको, क्योंकि लैंग्वेज भाषा को इसलिए मतलब अंग्रेज़ी भाषा का मतलब महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप हिंदी में तो नहीं कर सकते। इसलिए फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स के लिए नॉट ओनली इंग्लिश, फ्रेंच को भी आपको जानना पड़ेगा। तो एक तो ये है, लेकिन जो नेगोशिएशन या जो मतलब क्या कहते हैं पर्सनल इंटरेक्शन लीडर्स के बीच में होता है, आप देखिए हर एक विजिट में जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं फ्रांस में, हम हमेशा 15 मिनट प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों 15 मिनट हम अकेले छोड़ देते हैं उनको,
इंटरप्रेटर्स के साथ, सिर्फ इंटरप्रेटर्स होंगे, कोई एम्बेसडर भी नहीं होगा और यहाँ से मंत्री भी नहीं होंगे, 2 लीडर्स, 15 मिनट। बाहर निकलते ही इंटरप्रेटर्स आर स्वोन टू सीक्रेसी, वो फिर किताब नहीं लिख सकते मेरी तरह इंटरप्रेटर्स। हाँ, उनका है, मतलब अपना ऑनर है। हाँ, इंटरप्रेटर्स शुड नॉट रिवील एनीथिंग। सो बाहर आते ही हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और विदेश मंत्री को बता देते हैं, भाई मैंने ये बात की, जैसे हो सकता है पाकिस्तान के बारे में बात किया हो, या हो सकता है हम अपने रफाल एयरक्राफ्ट के बारे में बात किया हो, या हो सकता है चीन के बारे में बात किया हो। ये आप 10 लोगों के सामने कर नहीं सकते। तो एक तो वो मीटिंग हो गया आपका, जो मतलब सिर्फ लीडर्स के बीच में होता है, फिर विद ओनली इंटरप्रेटर्स। देन वो डेलीगेशन लेवल मीटिंग होता है, जिसमें 4-5 लोग या मैक्सिमम 10 लोग, एम्बेसडर होता है उनके यहाँ से, हमारे यहाँ से विदेश मंत्री है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके काउंटर पार्ट्स होंगे। और फिर तीसरा लेवल है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप प्रेस को बताएंगे कि भाई क्या बातचीत हुई, क्या हुई। तो ये 3 लेवल के जो नेगोशिएशंस होते हैं, ये मैं समझता हूँ एक तरह से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मुद्दे आते हैं उस पे पोजीशंस अलग अलग हैं। तो एक तो प्रोजेक्ट करने वाली बात हो गई, आप कोई भी विजिट को आप फेलियर नहीं कह सकते, हर विजिट को ही आप सक्सेसफुल करना पड़ेगा ना, ये आपका काम है एज ए डिप्लोमेट, एज एन एम्बेसडर। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि ये जो, और फिर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको आप एक ही विजिट में तय कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे जैतापुर में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, उसका तो 10 साल से बात कर रहे हैं फ्रांस के साथ, लेकिन रफाल एयरक्राफ्ट तो 4 साल में हो गया। तो कुछ मुद्दे 1-2 साल में हो जाएंगे, कुछ मुद्दे जैसे न्यूक्लियर प्लांट है उसको बात करते रहने पड़ेंगे आपको, क्योंकि दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, पैसे का प्रॉब्लम है, इश्यूज़ के प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं समझता हूँ डिफरेंट लेवल्स पे ये नेगोशिएशंस होते हैं। लेकिन ये जो किताब मैंने लिखा है वो खास करके इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में भारत का क्या ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, किस बेसिस पे भारत करता है। तो ये मैं 3 केसेस मैंने कवर किया अपने बुक में। एक तो WTO, सबसे मुश्किल मैं समझता हूँ WTO ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 50 करोड़ लोग जो गरीब हैं उसको मैं पॉवर्टी वीटो कहता हूँ किताब में। जी, आपने लिखा है। बिल्कुल। तो उनके जो इंटरेस्ट हैं इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके हमारे इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भूखे नहीं मरेंगे ना, WTO की वजह से आपका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, उनके लिए पड़ेगा। तो इसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज जो आजकल बड़ा मुद्दा है, और भारत एक तरह से प्रेशर में है, क्योंकि हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आप देखेंगे 60% कोयले पे निर्भर है, और बाकी जो देश हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोयला आप बर्न मत करें, क्योंकि उससे फिर पर्यावरण में फ़र्क पड़ जाता है, एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। और तीसरा मैंने एक यूक्रेन का एग्जाम्पल लिया है। बट खास करके इस बुक में ओरिजिनल वाली बात यह है कि मैंने एक इंटीग्रेटेड असेसमेंट फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है। 6 फैक्टर्स हैं उसमें, और 6 फैक्टर्स को आप कोई भी नेगोशिएशन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक पॉवर्टी वीटो है, वो 50 करोड़ का जो है। सेकंड, पॉलिसी स्पेस, उसका मतलब है हिंदी में अगर बताएं तो फ्लेक्सिबिलिटी, कितना लचीलापन है। करेक्ट, कितना आपको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा है जियोपॉलिटिकल इंपेरेटिव्स। आजकल अमेरिका कुछ कहता है तो, जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन में काफ़ी प्रेशर आया इंडिया पे। हाँ, आपकी किताब का एक चैप्टर भी उस पर है। मैं थोड़ा सा इसको और कुरेदना चाहता हूँ। आप जुलाई 2017 में आप रिटायर हुए जी, अपनी फॉरेन सर्विस IFS के करियर से, बड़ा ग्लोरीफाइड करियर। उसके बाद यूक्रेन के दौर में ऑपरेशन गंगा हमने देखा, कैसा था वो दौर? यूक्रेन में भारत की जो पोजीशन रही है उसके बारे में व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? क्या भारत की कितनी सक्सेस आप उसको मानते हैं? नो दीपक जी, बड़ा मुश्किल था, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं कहता हूँ आपको, इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन में। आप उसको कुछ भी कह लो, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, रशिया कहता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, कुछ और लोग मिलिट्री इंटरवेंशन कहते हैं। मैं समझता हूँ हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री था यूक्रेन, रशिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। आप भेज रहे हैं 50,000 सोल्जर्स,
तो इसको आप इन्वेशन नहीं करेंगे क्या कहेंगे? तो एक तरह से इन्वेशन हुआ है। रशिया और इंडिया काफ़ी मतलब ताल्लुकात बहुत बहुत ही मतलब स्ट्रांग है। डिफेंस में बिना रशिया के हमारा पूरा डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट कोलैप्स हो जाएगा आज की तारीख में। हालांकि हमने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है, अमेरिका से ले रहे हैं आजकल, फ्रांस से ले रहे हैं, इजराइल से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर आर्मी वालों से बात करेंगे, आर्मी और एयरफोर्स में खास करके 70% प्लेटफॉर्म्स जो कहते हैं अंग्रेजी में, हर एक मिलिट्री मतलब इक्विपमेंट का एक प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म रूस से ही आता है हमारे लिए। तो बड़ा बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है रशिया। तो हम रशिया को ओपनली कंडेम नहीं कर पाए। ठीक। हालांकि रशिया एक्शंस को कंडेम किया हमने। तो एक तो ये, दूसरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। रशिया इन्वेजन हुआ, पहले 3 दिनों में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या कहा रूलिंग पार्टी को, आपको याद होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि भाई भारत का पोजीशन सही है गलत है। उन्होंने कहा 20,000 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनको वापस लाओ सही सलामत। हम नहीं जानते हैं आप कैसा करोगे, लेकिन एक भी जान नहीं जाना चाहिए। 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं, उनको आप वापस लाइए। और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने यही कहा। तो प्रधानमंत्री को फिर पुतिन से भी बात करनी पड़ी, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात करनी पड़ी। 4 घंटा 5 घंटा हमने लड़ाई रोका। ये नहीं कि इंडिया इज अ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वो तो नहीं है ना। 5-6 घंटा हमने लड़ाई रोका। सूमी से, एक जगह थी सूमी, आपको याद होगा, सूमी में हमारे बच्चे फंस गए थे और बड़ा मुश्किल था उनको एक्सट्रैक्ट करने में। तो लड़ाई रोक के, जिसमें प्रधानमंत्री ने बिल्कुल पुतिन को कहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटेरियन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इन बच्चों को निकलने दीजिए, उसके बाद आप जो चाहे करो, ये आपका मामला है। लेकिन अपने बच्चों को तो इनका कसूर क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन ये जो ऑपरेशन गंगा हुआ, मैं समझता हूँ बहुत ही मतलब सक्सेसफुल रहा, क्योंकि एक लड़का शायद मरा है उस मतलब इसमें, एक बच्चे की डेथ हुई, बाकी सब आए वापस। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने कभी मिस्टर मोदी से ये नहीं कहा कि भाई आप रशिया को कंडेम क्यों कर रहे हो या क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ कहा बच्चे हैं 20,000, उनको आप वापस लाइए सही सलामत। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हम रशिया से एनर्जी खरीदते हैं, ऑयल, पेट्रोलियम लेते हैं। तो अमेरिका और यूरोप ने कहा आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपके लेने से रशिया का पोजीशन जो है वो मजबूत हो रहा है इस लड़ाई में, और ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, मतलब उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा आप ऑयल क्यों ले रहे हो। तो विदेश मंत्री श्री जयशंकर, उनको उनके साथ आर्ग्यू करना पड़ा कि भाई देखो ऐसा है, 50 करोड़ लोग मतलब यहाँ गरीब हैं। ऑयल का प्राइस अगर $100 से ज़्यादा हो जाता है तो इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी फर्क पड़ेगा। ऑयल जो है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लायर फैक्टर होता है, उसका इम्पैक्ट जो है पॉवर्टी में बहुत बहुत पड़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में पड़ता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में पड़ता है, मकानों में पड़ता है, सब कुछ में पड़ता है। तो हमने कहा देखो हमें तो लेना ही पड़ेगा ऑयल। तो ये 3 चैलेंजेस जो हैं उनको हमने सक्सेसफुली, मैं समझता हूँ, मैं किताब में कहता हूँ कि इट्स अ सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इट वाज नॉट इजी फॉर इंडिया। जी सर, मैं एक छोटा सा यहाँ पर, और मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरी मेमोरी मेरे साथ प्ले कर रही हो। आपने कहा युद्ध रोका गया था कुछ घंटों के लिए। एक पत्रकार ने जब यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी थी तो अरिंदम बागची ने कहा था, वो शायद हो सकता है कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो या घटना का दिन अलग अलग हो, कि युद्ध नहीं रोका गया था, हम सेफली बचा कर लाए हैं। तो extrapolating that to say that somebody is holding off bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी समझ है, युद्ध को थोड़े घंटों के लिए रोका गया था, बिकॉज विदाउट इट सूमी से नामुमकिन था हमारे बच्चों को, हम लोगों को मतलब लाने का कोई सवाल ही नहीं था। इतनी लड़ाई हो रही थी सूमी उमी में। तो
एक तरह से हमने रिक्वेस्ट किया दोनों साइडों को। फिर देखिए, सिर्फ इन दो देशों में नहीं, हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, उनके राष्ट्रपतियों से बात करनी पड़ी, क्योंकि सभी ट्रांसिट तो वहाँ से आएंगे। आप एयरक्राफ्ट तो आप मॉस्को भेज नहीं सकते थे, आप यूक्रेन कीव में एयरक्राफ्ट नहीं भेज सकते थे, तो आपको उन देशों से लाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ एक तरह से ये जो हमने किया वो बड़ा सक्सेसफुली किया हमने, जो 20,000 के स्टूडेंट्स। आखिरी के 2 सवाल हैं सर। फॉरेन पॉलिसी जो देखते हैं या भारत सरकार की जो विदेश नीति है उस सब पर जो कमेंट्री करते हैं, जैसे आपने यूक्रेन को एक सक्सेस स्टोरी बताया, उस पर कई आलोचक ये कहते हैं कि जैसे अभी के जो हालिया प्रकरण है जो 2023 के हाइलाइट्स रहे, पहला जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद पटल पे आकर ये कहा G20 के जस्ट बाद में कि हमारे एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई है और इसमें भारत की जो एजेंसी है या भारत की तरफ से इसमें हाथ शामिल है। हमने तुरंत उसको कंडेम किया और डिप्लोमेटिक टाइज वगैरह सस्पेंड हुए, वीज़ा वगैरह सस्पेंड हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक उसके कुछ महीनों बाद जब अमेरिका की तरफ से और वाइट हाउस की तरफ से बाकी जगह से ये आरोप आए कि निखिल गुप्ता नाम का एक शख्स है जिसकी जो इसमें शामिल रहा है कि पन्नू की हत्या करवाने में यहाँ की जांच एजेंसियों, निखिल गुप्ता और बाकी सबका, हालांकि उसको बाद में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार भी कर लिया गया, वो शामिल रहा है। तो आलोचकों ने कहा कि देखिए जब हरदीप सिंह निज्जर की बात आई तो भारत ने बहुत कड़ा रुख अपनाया, हमारी भाषा कठोर हुई, हमने एक्शन भी कठोर लिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका की बात आई हम थोड़ा सा उसमें माइल्ड हुए, हमारी भाषा में उतनी तल्खी नहीं बची थी और हम थोड़ा सा उसमें बहुत गलेबल पोजीशन में रहे। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? सो मैं समझता हूँ वो गलत है कि कहना कि भाई हमारा पोजीशन बिल्कुल अलग रहा है। उसके रीजंस थे। एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कांग्रेस में तो जाके नहीं कहा ना कि भाई भारत एक टेररिस्ट स्टेट है या भारत ऐसा कर रहा है। सो एक तो ये रहा कि क्वाइटली कंसल्टेशन रहा अमेरिका और इंडिया के बीच में, ये नहीं रहा कनाडा में बिल्कुल बिना हमें कंसल्ट किए उन्होंने जो करना है सीधे जाके बोल दिया। बिल्कुल, वो एक है। दूसरा, जहाँ तक मेरी समझ है, अमेरिकन्स ने कुछ एविडेंस प्रेजेंट किया इंडिया को। वो हो सकता है वो एविडेंस सही हो गलत हो वो बात अलग है, लेकिन एविडेंस ज़रूर प्रेजेंट किया इंडिया को। कनाडा ने एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया, बल्कि कनाडा के साथ तो उन्होंने तो अभी तक वो जो लोग हैं इन्वॉल्व उनको तो अरेस्ट भी नहीं किया आज की तारीख में। अभी तक तो गाड़ी उन्होंने शायद लोकेट किया है। तो दोनों तरफ से ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्क है। लेकिन ये भी सच है दीपक जी कि हर एक रिलेशनशिप का अपना अपना मेरिट होता है। अमेरिका के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए हमारे कंसर्न्स हैं, उनके बहुत कंसर्न्स हैं, सिर्फ ये बात नहीं है, ह्यूमन राइट्स के कंसर्न है, जैसे रिलीजियस फ्रीडम। आप देख लीजिए हर बार अमेरिका एक रिपोर्ट निकालता है इंडिया के बारे में, बाकी देशों के बारे में भी, कि भाई रिलीजियस फ्रीडम ठीक नहीं है। तो अमेरिका के साथ हमेशा हमारा एक रिलेशनशिप है, बड़ा मजबूत है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिस पे हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो उसमें ये भी आ गया। कनाडा के साथ मैं समझता हूँ कि कनाडा को चुपचाप हमारे साथ बात करना चाहिए था, एक तो बिफोर गोइंग आउट इन पब्लिक। यस, इन डिप्लोमेसी में आप बिहाइंड द सीन कंसल्टेशंस को आप नज़रअंदाज मत करिए। सबसे मुश्किल चीज़ें जो हैं उसको आप पब्लिकली बात नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिकली बात करेंगे फिर हर एक अपने अपने देश का को इज्जत होता है, उसको मैं प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा, क्योंकि आई हैव टू सेव माई फेस। भारत बड़ा देश है, कनाडा भी बड़ा देश है, लेकिन भारत और भी बड़ा देश है। तो एक देश आके हमें कहता है कि भाई तुमने ये कर दिया, तो मैं चुप रह सकता हूँ क्या? अपने ही लोगों के सामने मेरी तो इज्जत है ना। तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी में बैकरूम कंसल्टेशंस का जो है महत्वपूर्णता, वो मैं समझता हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उसको कैनेडियंस ने शायद नज़रअंदाज किया है इस केस इस वजह से। ठीक, आप फ्रांस के एम्बेसडर रह चुके हैं। इस बार रिपब्लिक डे की जो परेड होने वाली है उसके मुख्य अतिथि फ्रांस के प्रेसिडेंट ही हैं। हमने अमेरिका को जब इनवाइट भेजा था तो वाइट हाउस की तरफ से उसमें जवाब आया कि बाइडेन नहीं आ रहे हैं और पब्लिकली आकर के मना किया गया, और उसके बाद अब मैक्रोन साहब तुरंत राजी हुए आने के लिए।
तो क्या इससे देखा जाए कि भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत अच्छे और बहुत प्रगाढ़ हैं, कि वो बिल्कुल एकदम दोस्ती में आ रहे हैं, या वो कुछ एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक अवसर देख रहे हैं? क्योंकि मैक्रोन का अपनी ज़मीन पर भी बहुत विरोध हो रहा है फ्रांस में। हमारा एक शो आता है दुनियादारी, उसमें ये सब सूचनाएं थी। तो फ्रांस और भारत के रिश्ते अब आगे कहाँ जाने वाले हैं, तब जब जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मना किया, फ्रांस के प्रेसिडेंट तुरंत आने को राजी हुए एज रिप्लेसमेंट? इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो मतलब मजबूत है, अनकंडीशनल है, और जो हमारे पास हमारे साथ हमेशा है, वो फ्रांस है। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, और मैंने कहा ये मेरी दोस्ती, जो शोले का जो मतलब फेमस गाना है, कभी नहीं तोड़ेंगे और दम, हाँ, उसका भी मैंने जिक्र किया था। लेकिन वाकई में ये नहीं कि ये इसलिए नहीं कि मैं वहाँ एम्बेसडर रह चुका हूँ, लेकिन वाकई फ्रेंच राष्ट्रपति को आप अपने को उनके शूज़ में डालिए। उनको मालूम है कि भाई बाइडन नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे बुलाया गया, और फिर भी वो आ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि कुछ निकालने के लिए आ रहे हैं। मैं समझता हूँ वाकई वो भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप मजबूत हो। एक छोटी सी कहानी अगर आप इजाज़त दें प्लीज़। तो मैं अंडर सेक्रेटरी था। अच्छा। मतलब आपकी उम्र का था वैसे, बहुत बहुत छोटे हैं आप तो मेरी मतलब उम्र में। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे थे 26 जनवरी के लिए। अच्छा। ये होगा 1991। अच्छा। 1991 में तो उनको ज़ुकाम हो गया लास्ट मिनट में। तो 26 जनवरी के लिए आ नहीं पाए। तो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा मोहन आपको अब जाना पड़ेगा। कहाँ? मालदीव्स। मैंने कहा क्यों? आप एक एयर इंडिया प्लेन में जाएंगे और मालदीव्स के राष्ट्रपति को लेके आएंगे 26 जनवरी। अच्छा। इसके बारे में मैं और एक किताब लिखूंगा। तो मैं गया, कभी ज़िंदगी में एक एयरक्राफ्ट में अकेले नहीं गया। तो सभी एयर होस्टेस सब लोग पूछ रहे हैं भाई आप क्या खाओगे, मटर पनीर खाओगे, ये खाओ। मैंने कहा अभी छोड़ दो, मैं सोने वाला हूँ। पूरी एयरक्राफ्ट में मैं एक ही था। मालदीव्स गया और वहाँ के गयूम थे राष्ट्रपति, बहुत अच्छे किस्म के आदमी थे। जी, इनको बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस हुआ। बिल्कुल। जी। उनको मैंने प्रणाम किया और कहा कि ये आपका बड़ापन है कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में आ रहे हैं। वो 2-3 दिन का नोटिस था, वो ये तो कम से कम 1-2 महीने का था, वहाँ तो 2-3 दिन का नोटिस। मतलब इन्हीं दिनों की बात होगी 26 जनवरी, क्योंकि 23rd 24th को सुहार्टो इंडोनेशिया ने कहा कि भाई मैं तो जुकाम में, मैंने आ नहीं सकता, तबीयत खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये मैं जाके लेके आया प्रेसिडेंट गयूम को। तो ये 26 जनवरी का जो है, तो वो राजी कैसे हुए? आपने क्या बोला जाते हैं? मतलब नहीं, वो प्रधानमंत्री ने बात की होगी, राजीव गांधी ने बात की होगी, ये मुझे मालूम नहीं होगा। मैं अंडर सेक्रेटरी था, मेरा काम सिर्फ एयरक्राफ्ट में जाके उनको लेके आना था। उन्होंने बात की होगी, उन्होंने कही होगी कि प्लीज़ आप आ जाइए। तो एक तरह से आप 26 जनवरी देखेंगे, हर साल हम जिनको बुलाते हैं एक तरह से वो स्पेशल रिलेशनशिप होता है। भारत और फ्रांस में मैं इतना ही कहना चाहूँगा अंत में, एक तो ये एक रिलेशनशिप है जो एब्सोल्युटली डिवॉइड ऑफ कंटेंशन, कोई इसमें विवाद नहीं है, कोई निजर नहीं है, कोई पन्नून नहीं है। मैं आपको फ्रैंकली बता दूंगा, आप जो मतलब उससे इंटरप्रेट करना चाहेंगे इंटरप्रेट करेंगे, कोई चीज़ नहीं है यहाँ फ्रांस में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, दोनों देशों में ऑल पार्टी कंसेंसस। आप कोई भी पार्टी, बीएसपी से पूछ लीजिए, मिस्टर सीताराम येचूरी से पूछ लीजिए, यहाँ इंडिया में, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी मैंने उनसे मिले हैं, मैं उनसे मिला हूँ, सब लोग कहते हैं भाई फ्रांस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फ्रांस और इंडिया के बीच में जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीपोलैरिटी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, सब उनके भी हैं। मैं मजाक उड़ाता था, फ्रांस में एक वाइट पेपर आता है फॉरेन पॉलिसी में, हमारे यहाँ नहीं आता है। श्वेत पत्र अलग है हमारा। उसको वाइट पेपर का मतलब है एक तरह से पब्लिक को समझाने के लिए कि भाई हमारी कूटनीति क्या है। अच्छा, ये अच्छी बात है, वैसे इंडिया को भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। खैर, फ्रांस करता है, क्योंकि भारत में श्वेत पत्र तो है, मतलब वो अलग गजेट के, लेकिन वो इसको रिलीज करते हैं, व्हाइट पेपर ऑन फ्रेंच फॉरेन पॉलिसी। मैं उनसे मजाक करता था, भैया इसको तुम फ्रेंच से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लो, फ्रांस को इंडिया बना दो, फ्रांस शब्द जो है उसको इंडिया बना, बस इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया। क्योंकि वो भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, वो भी मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। वाकई मैं कह रहा हूँ। तो हमारे यहाँ से
अंग्रेजी में जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक कॉन्ग्रुएंस या स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस जो है वो भारत और फ्रांस में काफ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि मिलिट्री एरिया में हम लोग ट्रांसैक्शन से हम लोग मेक इन इंडिया में अब मूव करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस शेर आपकी किताब के फोटो पर भी है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ भारत और फ्रांस का हमारे यहाँ 35 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं भारत के बाकी देशों के साथ। उसमें से मैं समझता हूँ फ्रांस सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे को काफ़ी ऑप्शंस देता है, फ्रांस का जो रिलेशनशिप है। अच्छा, अंत में चलते चलते सर, आपकी 10 मुलाकातें रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो कुछ अगर उसकी लोगों के साथ है जी, लोगों वन ऑन वन नहीं, अच्छा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, तो उसकी कोई याद, उसकी कोई बात अगर आप शेयर करना चाहें हमारे नहीं दर्शकों के साथ। नहीं, एक ही था। उन्होंने एक बार मतलब एयरक्राफ्ट में हाँ, आए और मैं उनको सी ऑफ कर रहा था। एक्चुअली आपको ये भी बता दूं, मैं 2017 जुलाई 31 रिटायर कर रहा था। जून में मैं थोड़ा एक रिलीजियस किस्म का आदमी हूँ, तो वहाँ टेम्पल वेम्पल नहीं मिला तो लूरदस चला गया। एक फ्रांस में एक जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं और मज़हब का कोई नहीं है, हर लोग जाते हैं, हर 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 आदमी जाता है। तो मैं भी गया, तो एक फ़ोन आ गया, वो कहा कि प्रधानमंत्री आना चाहते हैं। मैंने कहा उससे पूछा मैंने, यार देखो 1 महीने में मैं तो रिटायर कर रहा हूँ और जून में अभी राष्ट्रपति इलेक्ट हुए हैं मैक्रोन, तो आप प्रधानमंत्री का देखिए। उनका जॉइंट सेक्रेटरी मुझसे कह रहा है नहीं प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो फर्स्ट ओवरसीज लीडर हो जो मैक्रोन से मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि यंग लीडर है, फ्रांस का है, अभी इलेक्ट हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे फर्स्ट ओवरसीज लीडर थे। यूरोपियन लीडर में तो बहुत से लोग मिले थे मैक्रोन से फ्रांस और यूरोप के बाहर, समंदर के पार वाले, बिल्कुल फर्स्ट लीडर यही थे। तो वो आए, तो उन्होंने कहा, मतलब विजिट अच्छा हो गया। जाते जाते उन्होंने कहा मोहन जी आप रिटायर होने वाले हैं और मैंने आपको तंग कर दिया आते आते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा नहीं सर, अंत तक तो मुझे तनख्वाह भी मिल रही है। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा अब क्या करोगे? मैंने कहा सर मेरे पास PhD है तो मैं टीच वीच करूँगा। हाँ आप बिल्कुल विद्यार्थियों को पढ़ाइए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आप बांटिए स्टूडेंट्स के बीच में, बस यही कहूँगा। और वो मतलब काम से मायना रखते हैं वैसे। तो 17 से 23 तक 6 साल हो गए। इस दौरान कोई बातचीत हुई? इस दौरान 2 ही बार बात हुई। एक बार मैक्रोन आए थे 2018 में, तो राष्ट्रपति भवन में ये कस्टम रहता है कि भाई जो रिटायर्ड लोग हैं ना उस देश के, उनको भी बुलाते हैं। तो मुझे भी बुलाया, तो मैंने उनसे हाथ मिलाया। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो याद रखें, क्योंकि अब इतने लोगों से मिलते होंगे। उन्होंने याद की, अरे मोहन जी कैसे हो आप, ठीक है सब कुछ, पहचान गए। हाँ बस इतना ही हुआ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तरह से वो डिसाइसिव लीडरशिप जो देते हैं उसमें एम्बेसडर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि क्लैरिटी मिल जाती है। कभी कभी आप ऐसे लीडर्स से भी काम कर रहे होंगे या काम हो जाता है हमारे यहाँ कि क्लैरिटी नहीं है कि भाई लीडर विजन में, वर्ड्स में, लीडर चाहता क्या है। ये इनके साथ ये दिक्कत नहीं है। और दूसरी मुलाकात, अब 2 मुलाकात। दूसरी मुलाकात बस एक मीटिंग में हुई, तो RIS के हम चेयरमैन भी थे। उसमें बहुत RIS क्या है सर, थोड़ा दर्शकों के लिए? सॉरी, RIS इज रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्री। उसका चेयरमैन था मैं 4 साल। वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही अपॉइंट किया मुझे, वो RIS चेयरमैन का भी। तो उसके दौरान वो चाहते थे कि इंडियन थिंक टैंक्स जो हैं और ज़्यादा काम करें और कंट्रीब्यूट करें। उनका हमेशा ये रहता है कि भारत फर्स्ट। भाई भारत के जो थिंक टैंक्स हैं वो क्यों नहीं मतलब मशहूर हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे इंडियन थिंक टैंक्स डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, अंत में मैं चाहूँगा कि इस किताब वाला का फॉर्मल आउटरो तो मैं दूंगा इसके एंडिंग में, लेकिन आप फ्रांस में हमारे दर्शकों के लिए बस ये कह दें, आप देखते रहिए द ललन टॉप। किताब वाला का एपिसोड आपको कैसा लगा? फ्रेंच में बता, फ्रेंच में बताना है, कोई बात, थोड़ा सा। Écoutez, moi je pense que Lalen Top c'est un canal de télévision qui est absolument merveilleux. Et je vous recommanderais très très fortement que vous voyez cet canal de télévision parce qu'il discute un livre chaque semaine. Et ça, c'est quand même formidable. Merci beaucoup. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट हम आज का किताब वाला यहीं पर पूरा करते हैं। आप देख रहे थे द ललन टॉप की खास पेशकश। इसके अलावा किताब वाला में आप कौन सी किताब शामिल करना चाहते हैं,
अगले हफ्ते हम कौन सी किताबों पर बात कर सकते हैं, इसके लिए कमेंट बॉक्स जरूर खुला है। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसे रिकॉर्ड किया था सचिन जी ने और जतिन जी ने। मेरा नाम था दीपक। टाटा।